नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ध्येय टीवी के स्टैटिक एमसीक्यूज प्रोग्राम में। मेरा नाम है केसरी पांडे। जैसा कि आप जानते हैं, ध्येय आईएएस ने विभिन्न लोक सेवा आयोगों की आगामी प्रारंभिक परीक्षाओं को देखते हुए करेंट अफेयर्स से अलग स्टैटिक पार्ट से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्नों की एक श्रृंखला शुरू की है। करेंट अफेयर्स पर आधारित डेली एमसीक्यूज के नाम से हमारी एक श्रृंखला पिछले 1 साल से अनवरत रूप से चल रही है, जबकि स्टैटिक एमसीक्यूज का उद्देश्य आपके विषयवार रिवीजन को आसान बनाना है। इस कार्यक्रम में हम सप्ताह के 7 दिन जीएस फर्स्ट पेपर के अलग अलग विषयों से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न डिस्कस करते हैं। ये ऐसे प्रश्न हैं जो हमारी टेस्ट सीरीज में शामिल थे, यानी अब आप इन प्रश्नों का निःशुल्क लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के स्टैटिक एमसीक्यूज का, जिसपे हम डिस्कस करेंगे भारत एवं विश्व भूगोल के प्रश्नों को। इस तरह लेते हैं पहला प्रश्न। निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, जब महासागर वायुमंडल से कार्बन अवशोषित कर लेते हैं तो इनकी उत्पादकता बढ़ जाती है। दूसरा, महासागर के गर्म होने से उष्णकटिबंधीय चक्रवातीय हवाओं और वर्षा की आवृत्ति बढ़ जाती है, यानी ये चक्रवात और बारिश ज्यादा होने लगते हैं। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, अथवा डी इनमें से कोई नहीं, यानी ना तो 1 ना ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी केवल कथन 2 सत्य है, कथन 1 गलत है। कैसे गलत है, इसके लिए देखते हैं व्याख्या को। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के कारण ग्लोबल वार्मिंग पूर्व औद्योगिक स्तरों की तुलना में 1 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक बढ़ गई है। इसकी वजह से पारिस्थितिक तंत्र और इंसानों पर काफी बुरा प्रभाव पड़ा है। साल 2019 में प्रकाशित महासागरों और क्रायोस्फीयर पर आईपीसीसी की विशेष रिपोर्ट से पता चलता है कि महासागर पूर्व औद्योगिक युग की तुलना में 0.8 डिग्री गर्म हो गए हैं। ये और अधिक एसिडिक यानी अम्लीय हो गए हैं और महासागरों द्वारा कार्बन उत्सर्जन को अवशोषित किए जाने के कारण इनकी उत्पादकता में कमी आई है, न कि बढ़ा है। प्रश्न के कथन में बढ़ने की बात कही गई है। महासागरों के गर्म होने के कारण उष्णकटिबंधीय चक्रवातीय हवाओं और वर्षा की आवृत्ति में वृद्धि हुई है। इसके कारण समुद्र के स्तर में भी वृद्धि हो सकती है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, नम पर्णपाती वन उन इलाकों में अधिक पाए जाते हैं जहां 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है। दूसरा, सागौन, साल, शीशम और चंदन इन वनों की प्रमुख प्रजातियां हैं। और तीसरा, ये वन उत्तर पूर्वी राज्यों में हिमालय के तलहटी में पाए जाते हैं। ऑप्शंस हैं ए केवल 1 और 2, बी केवल 1 और 3, सी केवल 2 और 3, अथवा डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी तीनों कथन सत्य हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भारत में पाए जाने वाले सबसे व्यापक वन हैं। इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है। ये उन क्षेत्रों में फैले हुए हैं जहां वर्षा 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है। जल की उपलब्धता के आधार पर इन वनों को पुनः नम और शुष्क पर्णपाती में विभाजित किया जाता है, यानी इनके 2 और प्रकार बांटे गए हैं। नम पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में अधिक पाए जाते हैं जो 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा रिकॉर्ड करते हैं। ये वन उत्तर पूर्वी राज्यों में हिमालय की तलहटी में पाए जाते हैं। सागौन, साल, शीशम और चंदन इन वनों की मुख्य प्रजातियां हैं। शुष्क पर्णपाती वन देश के उन विशाल क्षेत्रों को कवर करते हैं जहां वर्षा 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। तेंदू, पलास, बेल और खैर इन वनों के सामान्य वृक्ष हैं। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। गेहूं की जलवायु आवश्यकता के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, इसे न केवल उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में बल्कि समशीतोष्ण क्षेत्र और उत्तर के ठंडे इलाकों में भी उगाया जा सकता है। दूसरा, सबसे अच्छे गेहूं का उत्पादन शुष्क और गर्म मौसम के अनुकूल क्षेत्रों में किया जाता है। उसके बाद बढ़ती अवधि के बड़े हिस्से के दौरान ठंडा और नम मौसम होता है ताकि अनाज ठीक से पक सके। और तीसरा, क्ले दोमट या दोमट बनावट और मध्यम जल धारण क्षमता वाली मिट्टी गेहूं की खेती के लिए आदर्श होती है। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल 1 और 2,
बी केवल 1 और 3, सी केवल 2 और 3 अथवा डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी यानी केवल कथन 1 और 3 सत्य हैं, कथन 2 गलत है। कैसे गलत है इसके लिए देखते हैं व्याख्या को। गेहूं की फसल में व्यापक अनुकूलन क्षमता होती है। इसे न केवल उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाया जाता है बल्कि समशीतोष्ण क्षेत्र और सुदूर उत्तर के ठंडे इलाकों में भी 60 डिग्री उत्तरी ऊंचाई पर भी उगाया जा सकता है। सबसे अच्छे गेहूं का उत्पादन उन क्षेत्रों में किया जाता है जो उगाने के बड़े हिस्से के दौरान ठंडे नम मौसम के अनुकूल होते हैं। उसके बाद बढ़ती अवधि के बड़े हिस्से के दौरान शुष्क और गर्म मौसम होता है ताकि अनाज ठीक से पक सकें। गेहूं भीषण ठंड और बर्फ को सहन कर सकता है और वसंत में गर्म मौसम की शुरुआत के साथ फिर से विकास शुरू कर सकता है। यह भारत की विभिन्न प्रकार की मिट्टी में उगाया जाता है। क्ले दोमट या दोमट बनावट और मध्यम जल धारण क्षमता वाली मिट्टी गेहूं की खेती के लिए आदर्श होती है। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। आर्द्रता के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, किसी दिए गए तापमान पर वायुमंडल में मौजूद नमी का प्रतिशत इसकी पूर्ण क्षमता की तुलना में निरपेक्ष आर्द्रता के रूप में जाना जाता है। और दूसरा, किसी दिए गए वायु नमूने में जिस तापमान पर संतृप्ति होती है उसे ओसांक बिंदु कहते हैं। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों अथवा डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी यानी केवल कथन 2 सत्य है, कथन 1 गलत है। कैसे गलत है इसके लिए देखते हैं व्याख्या को। हवा में मौजूद जलवाष्प की वास्तविक मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता के रूप में जाना जाता है। ये वायु के प्रति इकाई आयतन में जलवाष्प का भार है और इसे ग्राम प्रति घन मीटर के रूप में व्यक्त किया जाता है। किसी दिए गए तापमान पर अपनी पूर्ण क्षमता के मुकाबले वातावरण में मौजूद नमी का प्रतिशत सापेक्ष आर्द्रता के रूप में जाना जाता है। और वहीं वह तापमान जिस पर हवा के किसी नमूने में संतृप्ति होती है यानी सैचुरेशन होता है, ओश बिंदु के रूप में जाना जाता है। बढ़ते हैं आज के इस कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की ओर यानी 5वें प्रश्न की ओर। जलोढ़ मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, जलोढ़ मृदा बहुत उपजाऊ होती है। इसमें रेत, सिल्ट और मृत्तिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। दूसरा, अधिकतर जलोढ़ मृदाएं पोटाश, फास्फोरिक एसिड और चूना युक्त होती हैं जो इनको गन्ने, चावल, गेहूं और अन्य अनाजों और दलहन फसलों की खेती के लिए उपयुक्त बनाती हैं। और तीसरा, अधिक उपजाऊपन के कारण जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्रों में गहन कृषि की जाती है और यहाँ जनसंख्या घनत्व भी अधिक है। विकल्प हैं ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 2 अथवा डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी यानी तीनों कथन सत्य हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में कुछ खास इसमें नहीं है। जलोढ़ मिट्टी को दोमट या कछार मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, यानी नदियाँ अपने साथ मिट्टी को बहा करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं, वहाँ जमा करती हैं, इसी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। और इस प्रश्न में दिए गए सभी कथन सत्य हैं, इसलिए इसका विकल्प डी सही उत्तर है। आप एक बार वीडियो को पॉज करके तीनों स्टेटमेंट फिर से ध्यान से पढ़ लीजिए, आपका व्याख्या पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। तो ये था आज का स्टैटिक एमसीक्यूज कार्यक्रम। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके 5 में से कितने प्रश्न सही हुए। अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो DIS के इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अथवा शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी प्रोग्राम्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगले दिन हम फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के स्टैटिक एमसीक्यूज के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।